वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रजापत सर एक बार फिर से आप सभी मित्रों का मेरे चैनल पे हार्टिएस्ट वेलकम करता हूँ। जैसा कि दोस्तों अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सेशन 1 बाई 1 आ रहे हैं इंग्लिश, विज्ञान और गणित के, उसी क्रम में अपन केमिस्ट्री पोर्शन पढ़ रहे हैं, जिसमें बेसिक केमिस्ट्री मैंने पूरी पढ़ा दी थी। उसके बाद में अपने 10वीं के जितने टॉपिक है, 4 टॉपिक है, 5, 6, 6वां और 7वां और 8वां पार्ट, उसमें से अपने 5वां हो गया, 6ठा हो गया, 7वां हो गया, और आज अपन जो दोस्तों लेंगे वो अंतिम पार्ट है। और केमिस्ट्री इसी के साथ 10वीं लेवल के या 10वीं स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। साथ ही इस सेशन को हो सकता है 2 भाग में भी करना पड़े, पार्ट भी लंबा छोड़ा है, लेकिन ये अंतिम पार्ट है, यानी कि 8वां पार्ट है कार्बन और उसके यौगिक। और ये अपने इसी के साथ केमिस्ट्री अपनी जो रसायन शास्त्र का भाग है वो 16 नंबर की इकाई है, वो पूरी हो जाएगी। तो जैसा कि दोस्तों आपका धीरे धीरे सहयोग मिल रहा है, अपन धीरे धीरे चैनल के भी प्रोग्रेस करें। मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप अगर मेरे चैनल को देख पा रहे हैं तो इसको अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें। लॉकडाउन चल रहा है दोस्तों, लॉकडाउन अभी कब तक चलेगा? हो सकता है, सुना है बोर्ड ने पाठ्यक्रम कम करने की घोषणा की है, तो पाठ्यक्रम अगर कम कर भी दिया तो आखिर क्या, बोर्ड का तो पेपर होगा, भले 50% भी कर देगी तो बोर्ड का पाठ्यक्रम करेगी तो भी बच्चों को पढ़ना है, और भले 100 हो तो भी बच्चे तो लाने वाले 100 में 100 लाते हैं। तो बात है सर पढ़ने की, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अब कोर्स कम करेगा तो कमेटी तय करेगी कौन सा पार्ट हटाएगी, कौन सा घटाएगी, तो वो एक नई ब्लूप्रिंट आएगी। उसके बाद में मैं उस ब्लूप्रिंट के अनुसार ही आपको वीडियोज अवेलेबल करा दूंगा कि कौन कौन से वीडियोज उसमें है। तो उसी क्रम में दोस्तों अभी से अपने को तय नहीं करना है कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। अभी से तो अपने को लगे रहना है कि सारी कुछ जो है यथावत स्थिति है और पढ़ते रहना है। कोर्स कितना कम होता है, क्या होता है, जब होता है होगा तो मैं आपको इसके बारे में अवगत करा दूंगा। और होगा तो यूनिट वाइज होगा, कौन सी यूनिट से कोई हटेगा और कैसे बोर्ड करता है, कमेटी करती है, तो वो बोर्ड का फैसला रहेगा। इसलिए दोस्तों मेरे से जुड़े रहिए, और मेरा दावा है कि आपको टिल मार्च तक मैं आपको इस तरह से प्रिपेयर कर दूंगा कि किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। एक ही चैनल पे आपको सारी विषय मिल जाएगी। अभी इंग्लिश, विज्ञान, गणित चल रही है, और आने वाले समय में आप देखेंगे हिंदी के भी प्ले लिस्ट में वीडियो पड़े हैं, आपको हिंदी की ग्रामर पूरी करवा दूंगा। और शेष रही आपके संस्कृत, सामाजिक, तो उसकी भी टेंशन छोड़ दे, समय रहते उसको भी मैं करवाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल स्कूलें बंद है, तो लॉकडाउन का सदुपयोग करें। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं थंबनेल पे भी लगाता हूँ कि लॉकडाउन का सदुपयोग करें। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें और उनसे जुड़ने को कहें, ताकि लेटेस्ट अपडेट जो है उनको मिलते रहे। जैसे कि दोस्तों है गणित में प्रतिदिन आपको वीडियोज आपको मिल रहे हैं, और विज्ञान में भी मिल रहे हैं, इंग्लिश में भी मिल रहे हैं। इंग्लिश में अपने काफ़ी कुछ अच्छी ग्रामर हो गई है, और 10वीं लेवल तक तो लगभग पूरी भी हो गई है, नरेशन भी हो गया है, और मॉडल्स और क्लोज 2 चैप्टर रहे। उसके बाद बड़ी ग्रामर जो है, पैराग्राफ राइटिंग, लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग, वो भी हो जाएंगे, सारे होंगे। अगर आप मेरे से जुड़े रहेंगे तो 1 बाई 1 चैप्टर मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि यूट्यूब पे मैं ही पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरा दोस्तों ये कहना है कि अगर मेरे से जुड़ोगे तो मैंने इसीलिए लॉकडाउन को देख के ही चैनल बनाया है, ताकि 10वीं वाले भैया बहनों को कोई परेशानी साल भर में नहीं हो, और आराम से घर बैठ के चैप्टर वाइज पढ़ सके। आप चैनल खोलोगे आपको मिल जाएंगे वीडियो। मैंने कहूँगा कि कार्बन के वीडियो नहीं मिलेगा, और इसके यौगिक का मिल जाएगा, मेरे से भी बढ़िया पढ़ाने वाले मिल जाएंगे आपको। लेकिन 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप विद ब्लूप्रिंट आपको नहीं मिलेंगे। आप ढूंढेंगे तो 1 के 1000 वीडियो मिलेंगे। कौन सा देखना है, नोट्स बनाने के लायक है या नहीं, कई वीडियो बीच में भी छोड़ देते हैं ताकि उसके कोचिंग हो के कई के प्लान रहते हैं कि बाद में कोचिंग में जाएंगे तब पूरा पढ़ाएंगे। मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, सीधा आप ऑफलाइन से ही पढ़ रहे हो, ऐसा ही महसूस होगा। एक बार आप दोस्तों जो भी जुड़े हुए हैं और मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि अपने आसपास पड़ोस में जो भी अपने भाई बंधु पढ़ते 10वीं वाले, उनको एक बार मेरे से जोड़ दे और फिर छोड़ दे। उनको जोड़ने के बाद उनको छोड़ दे, वो अपने आप ही पढ़ेंगे और बढ़िया ढंग से पढ़ेंगे। और कोई अगर मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहे तो मैंने स्पेशली बोर्ड के लिए मेरे 10 में ग्रुप बनाया है, तो 10 के स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट भेजी, उनको मैंने जोड़ा भी है। तो कोई ये वीडियो जो देख रहा है और 10वीं का स्टूडेंट है, तो वो नंबर, नाम और अपने गांव का नाम लिख के मुझे भेज दे, मैं उसको मेरे ग्रुप में भी जोड़ दूंगा, ताकि जो आपके डेली के जो इंग्लिश, विज्ञान, गणित के वीडियो कौन ढूंढेगा सर, कहाँ से देखेंगे, तो मैं खुद ही उनको सेंड कर दूंगा। उसको वॉच करना और नोट्स बनाते रहना और अपना काम
चलता रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, ये तो थी आज की सूचना। उसके बाद में अपन नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और इसकी यौगिक। पहले दोस्तों एक सिद्धांत पढ़ेंगे अपन, जिस सिद्धांत का नाम है जैव शक्ति सिद्धांत। और ये सिद्धांत क्या होता है वो आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद इस कार्बन को पढ़ेंगे अपन। जैव शक्ति सिद्धांत ये कहता था कि अगर कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करना है तो वो जीवधारियों से ही, केवल जीवित जीवधारियों से ही संभव है, यानी कि आप प्रयोगशाला में इसका निर्माण नहीं कर सकते। तो जैव शक्ति सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक यौगिकों का निर्माण प्रयोगशाला में संभव ही नहीं है, केवल जीवित जीवधारियों ही स्रोत है और उनसे ही इसका निर्माण हो सकता है। ये सिद्धांत किसने दिया था सर? तो ये सिद्धांत देने वाले जो प्रतिपादक थे वो वर्जिलियस थे। कौन थे? वर्जिलियस। वर्जिलियस साहब ने ये सिद्धांत दिया था और उन्होंने बताया था कि अगर कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करना है तो वो जीवित स्रोतों से आप कर सकते हो, जीवित जीवधारी स्रोतों से इसका निर्माण संभव है, प्रयोगशाला में इसका संभव निर्माण नहीं है। लेकिन बाद में इस सिद्धांत का खंडन हुआ और हॉवलर करके एक वैज्ञानिक आए और इन्होंने एक संश्लेषित पदार्थ भी बनाया जो कार्बनिक, पूर्णतः कार्बनिक पदार्थ था, संश्लेषित। और उसका नाम भी दोस्तों याद रखना, कई बार एग्जाम में बोर्ड में पूछा हुआ भी है, वो था यूरिया। और यूरिया बनाकर उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि कोई जरूरी नहीं जीवित जीवधारियों का, प्रयोगशाला में भी कार्बनिक यौगिक बना सकते हो। दोस्तों यूरिया का सूत्र आपको मैं बता दूं, NH2CO, NH2 होता है। तो हॉलर ने जब यूरिया बना दिया तब ये सिद्धांत मान्य कैसे रहेगा? फिर तो ऑटोमेटिक ये सिद्धांत मान्य हो गया। तो जैव शक्ति जो सिद्धांत था उसको वर्जिलियस ने जिसने दिया था, वो हॉलर साहब ने यूरिया बना के प्रयोगशाला में ये सिद्ध कर दिया कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण प्रयोगशाला में भी संभव है। तो इसी के साथ इस सिद्धांत का भी खंडन हो गया। तो इस पार्ट में सबसे पहले जो बात बताई गई है वो यही है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं अपन कार्बन पे। तो कार्बन पे जैसे कि अपन मैंने पीरियोडिक टेबल बताई है, तो थोड़ी सी कार्बन परमाणु की बेसिक अपन जानकारी लेते हैं कि विशेषता है सर इसके क्या क्या है। कार्बन परमाणु की विशेषता मतलब ये कौन से क्रमांक पे आता है, इसकी संयोजकता क्या है, कैसे बंध बनाता है, कैसी इसकी आकृति होती है, ऐसी कुछ 4-5 बातें अपन देखेंगे। तो दोस्तों जैसे देखते हैं अपन विशेषताओं में, तो कार्बन परमाणु जो है आवर्त सारणी में 6 नंबर पे आता है। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो दोस्तों परमाणु क्रमांक कार्बन का जो होता है वो 6 होता है। कितना होता है? 6, यानी 6 नंबर पे कार्बन आता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन 6 पे आता है सर। तो परमाणु भार बताओ इसका। तो परमाणु भार दोस्तों मैंने सार्वभौमिक नियम बार बार बताया है, लगभग क्या होता है इसका दुगना, और इसका भी परमाणु भार कितना होता है? 12। कितना होता है? 12। फिर इसको सर प्रतीक, यानी इसका सिंबल क्या होता है कार्बन का? तो प्रतीक होता है सर C। और एक साथ ही लिखे इन तीनों चीजों को, तो भी आप लिख सकते हो 6C12, और ऐसे करके आप इसको शो कर सकते हैं। यानी कोई भी पढ़ लेगा, परमाणु क्रमांक 6 कार्बन है और इसका परमाणु भार क्या है दोस्तों? 12। फिर इसकी जो बंध है वो संयुक्ता है, तो बंध कोण भी इसमें एक पाया जाता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन की जो संयुक्ता होती है उसके मध्य बंध कोण पाया जाता है, वो 109 डिग्री और 28 मिनट का कोण पाया जाता है। इसको दोस्तों ध्यान रखना, ये बोर्ड कई बार पूछता भी है। तो एक तो परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, प्रतीक, बंध कोण। उसके बाद दोस्तों देखेंगे अपन संयोजकता, इलेक्ट्रॉन लेने और देने के आधार पर मैंने बता रखा है वैलेंसी क्या होती है। तो कार्बन भी आप देख पा रहे हो 6 पे आता है, तो 2-4 की स्थिति रखता है सर। तो 2-8 को होगा तो अष्टक नियम पूरा होगा, इसलिए इसकी संयोजकता 2-8 करनी है। तो संयोजकता सर कितनी चाहिए, यानी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? 4। तो इसकी संयोजकता भी दोस्तों कितनी होती है? 4। तो आपने देखा इसका बंध कोण देखा, संयोजकता देखा, प्रतीक देखा, परमाणु भार देखा और परमाणु क्रमांक देखा। ये नॉर्मल सी कार्बन परमाणु की विशेषता थी। और ये नॉर्मल कार्बन परमाणु दिखता है, लेकिन इसके बहुत सारे दोस्तों यौगिक बनते हैं। और ये इतना इंपॉर्टेंट यौगिक है कि प्रकृति की शायद ही कोई ऐसी चीज होगी जो अपन दैनिक जीवन में यूज नहीं करते होंगे। यहाँ से लेके कि मैं छुपे कि आपके दूध, चाय, कॉफी से लेकर देर रात तक अपन जो खाना पीना खाते हैं, ऐसी शायद ही कोई चीज होगी जो कार्बन नहीं। और मुख्य चीज तो आपको मैं बता दूं कि कुछ भी खा लो, पेट में जब बनता है वो ऑक्सीजन के बाद क्या बनता है सर? ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज का फार्मूला बताओ दोस्तों, C6H12O6। अब जो मुख्य भोज्य पदार्थ ही अपना ग्लूकोज है, जिससे अपन को ऊर्जा मिलती है, उसमें भी आप देख पा रहे हो कार्बन है। तो कार्बन का उपयोग कितना मतलब
समग्र रूप से होता है, वो इस बात से अपन समझ सकते हैं कि दैनिक जीवधारियों के लिए कार्बन कितना आवश्यक है कि ऐसे ही चाय, कॉफी है, दूध है, उसके बाद डीजल है, पेट्रोलियम है, केरोसिन है, यहाँ तक कि मैंने बता दिया आपको ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है। शायद ही ऐसे कोई होगा जिसमें ग्लूकोज कार्बन नहीं पाया जाता होगा। यहाँ तक कि डामर ले लो आप, काजल ले लो, जो आंखों में लगाने की कजल वगैरह होती है, यहाँ तक कि जो डामर होता है जिससे सड़कें बनती है उसमें भी कार्बन होता है। तो कार्बन का सार्वभौमिक उपयोग भी होता है और कार्बन अपने जीवन के लिए आवश्यक भी है। बिना कार्बन के, कार्बनिक यौगिकों के और अपना जीवन भी संभव नहीं है। तो इम्पोर्टेंट यौगिक है और इसी दोस्तों इसी पार्ट को अपन ने लिया है, तो इससे आगे अपन देखेंगे और भी इसकी विशेषता वगैरह। जैसे बंद कौन सर आपने 109 डिग्री 28 मिनट बताया, तो इसकी आकृति जो होती है वो कैसी होती है सर? तो आकृति जो होती है वो दोस्तों ध्यान रखना, बोर्ड पूछ सकता है कार्बन परमाणु की आकृति। तो वो दोस्तों होती है समचतुष्फलक फलक। अब समचतुष्फलक फलक क्या होता है दोस्तों, वो एक बार आप देख लेंगे। पिरामिड टाइप इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी, इस तरह की स्ट्रक्चर रहती है, ठीक है ना। और यूं बनाने जाए तो आप चाहे तो दो संयोजकताओं के मध्य इस तरह से आप शो कर सकते हो 109 डिग्री और 28 मिनट का कोण रहता है ये। तो समचतुष्फलक इसकी आकृति होती है और 109 डिग्री 28 मिनट का इनके बीच में संयोजकताओं के मध्य क्या पाया जाता है, दो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन रहता है। तो कार्बन जो संयोजकता दो कार्बनों के बीच में बंद कोण कितना पाया जाएगा, वो ये भी दोस्तों थोड़ा क्या इंपॉर्टेंट और कई बार पहले भी बोर्ड से ये पार्ट जुड़ा हुआ है, तो ये कई बार प्रश्न आया हुआ है। तो ये और इसकी आकृति समचतुष्फलक और प्रत्येक परमाणु भार, ये तो नॉर्मल सी बात है। और फिर रही बात उपयोग, जैव शक्ति सिद्धांत में कोई ज्यादा खास बात नहीं थी। पहले ये मानना था कि बर्जीलियस ने कहा दिया था कि कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में बन ही नहीं सकते। फिर हॉलर साहब ने सिद्धांत का खंडन कर दिया और सबसे पहले जो संश्लेषित कार्बनिक पदार्थ बनाया उस पदार्थ को याद रखना। ये दोस्तों पूछ सकते हैं प्रयोगशाला में सबसे पहले संश्लेषित पदार्थ कौन सा है कार्बनिक, तो आपको दोस्तों उत्तर लिखना है यूरिया, जिसका सूत्र आपके सामने मैंने लिख दिया और यहाँ आपको कार्बन स्पष्ट दिख रहा है, इसका मतलब ये भी कार्बनिक यौगिक है। तो ये था थोड़ा इसका परिचय। अब अपन आगे लेंगे इसके जो टॉपिक्स में अपने दे रखे हैं, वो जैसे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखे हैं, सारे टॉपिक डालूंगा मैं क्या क्या इस पार्ट में पढ़ने वाले। तो नेक्स्ट क्रम में अपन दोस्तों देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्रम में अपन कार्बन की और भी विशेषता देखते हैं। तो कार्बन परमाणु में एक विशेषता पाई जाती है संकलन, जिसे कैटेनेशन बोलते हैं। ये क्या होता है सर? कार्बन परमाणु जो होता है ये सैकड़ों लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में एक लंबी श्रृंखला के रूप में जुड़ सकते हैं। किस तरह से सर? इस तरह से कार्बन की कितनी लंबी श्रृंखला हो उसे हमने कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे तो कितने कार्बन जोड़ सकते हैं। यानी कार्बन में क्या पाई जाती है? संकलन प्रवृत्ति, साथ में ही सागित प्रवृत्ति या चक्रीय यौगिक भी बनाते हैं। यानी कि कार्बन इस तरह से भी जुड़ता है सर, कोई जरूरी नहीं कि लंबे से जुड़े, इस तरह से भी कार्बन जुड़ता है और सक्रिय यौगिक भी बनाता है। तो सक्रिय श्रृंखला भी बनाता है, साथ में लंबी श्रृंखलाएं भी बनाता है। तो इसमें कौन सा गुण पाया जाता है? संकलन का गुण यानी कैटेनेशन का गुण पाया जाता है, जो लंबी और सागित श्रृंखलाएं बनाता है या फिर सक्रिय समृद्धनाएं या सक्रिय सागित समृद्धनाएं बनाता है। और कार्बन किसी भी क्रम में जुड़ सकता है। जुड़ता है तो सर इसके जुड़ने के भी क्रम है, एकल बंध से भी जुड़ सकता है, द्विबंध से भी जुड़ता है और त्रिबंध से भी जुड़ता है। जैसे कि दोस्तों वर्गीकरण में आगे अपन देखेंगे, तीनों अलग अलग श्रेणियां होता है। फिलहाल आप इतना ही देख पाएंगे कि एकल बंध सर क्या होता है, द्विबंध क्या होता है और त्रिबंध वैसे बेसिक में मैंने बताया था। फिर भी कार्बन के लिए स्पेशल देख लो, एकल बंध से भी कार्बन जुड़ेगा, द्विबंध से भी जुड़ सकता है और चाहे तो कार्बन त्रिबंध से भी जुड़ सकता है। 4 संयोजकता कैसे भी पूरी करो भले। अब एकल बंध से जुड़ता है तो कार्बन की 4 संयोजकता खाली रहेगी। अगर कार्बन द्विबंध से जुड़ता है तो कम से कम 2 कार्बन चाहिए, क्योंकि अकेले कार्बन के बीच में तो हाइड्रोजन के बीच में तो बनने का नहीं वो डबल बॉन्ड, इसलिए 2 कार्बन चाहिए। उसके बाद शेष जो है इनकी संयोजकता आप किसी से भी पूरी कर सकते हो। त्रिबंध से भी जुड़ सकता है सर, 2 कार्बन परमाणु त्रिबंध से भी जुड़ सकते हैं, शेष इसकी एक संयोजकता आप किसी से भी पूरी कर सकते हो। तो कार्बन एकल बंध से भी जुड़ सकता है, द्विबंध से भी जुड़ता है और त्रिबंध से भी जुड़ता है। तो ये बंध के आकार पे इसके जुड़ने की प्रवृत्ति और संकलन। तो ये थे दोस्तों कार्बन परमाणु और कार्बन परमाणु की विशेषताएं जो अपन ने प्रतीक से लेके बंध तक देखी। नेक्स्ट में और आगे देखते हैं इसकी।
चलिए दोस्तों, नेक्स्ट में अपना टॉपिक रहेगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन अब कार्बन, हाइड्रोकार्बन पड़ा सर, ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन होता क्या है? अब कार्बन व हाइड्रोजन से ही, दूसरा कोई नहीं होना चाहिए, सिर्फ दो ही, कार्बन व हाइड्रोजन, इनके अलावा तीसरा कोई नहीं होना चाहिए। तो कार्बन व हाइड्रोजन से निर्मित जो यौगिक होते हैं, निर्मित यौगिक जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यानी सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। इसकी जितनी संयोजकता है वो हाइड्रोजन पूरी करेगा। भले ही त्रिबंध से जुड़ा होता है, एक एक बाकी है तो वो हाइड्रोजन ही पूरी करेगा। यानी न तो वो आएगा न कोई दूसरा एन आएगा, सिर्फ कौन आएगा? हाइड्रोजन। तो सिर्फ किन दोनों की दोस्ती? कार्बन और हाइड्रोजन, यानी सी और एच, इन दोनों की दोस्ती से जो निर्मित यौगिक होते हैं तो वो दोस्तों क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन भी दोस्तों दो प्रकार बंध की प्रकृति के आधार पे होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। मोटे रूप से आप देखेंगे सर, संतृप्त क्या होते हैं? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। असंतृप्त, ठीक है। संतृप्त वो होते हैं जिनमें एकल बंध पाया जाता है, और असंतृप्त जिनमें द्विबंध व त्रिबंध। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जैसे कार्बन एकल बंध है तो इस तरह 4 संयोजकता हो गए। अगर डबल बॉन्ड है तो 2 कार्बन चाहिए, इनकी 2-2 संयोजकता रहेगी। त्रिबंध है सर तो इनकी 1-1 संयोजकता ही खाली रहेगी। तो ये जो दोनों है, तो आप डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो क्या केमिस्ट्री में तोड़ भी सकते हैं, लेकिन एकल बंध तो आप तोड़ नहीं सकते, उसकी जगह किसी दूसरे प्रतिस्थापी को लगा सकते हैं। तो ये क्या होता है? संतुष्ट होता है, तो इसे संतृप्त कहते हैं, और इन्हें कहते हैं असंतृप्त। रही बात सर अब आगे कि इनका नामकरण कैसे होगा, इनके नाम कैसे देने, तो उसके लिए हाइड्रोकार्बन का जो नामकरण है वो अपन सीखेंगे अगले टर्म में। देखते हैं दोस्तों हाइड्रोकार्बन का नामकरण। दोस्तों हाइड्रोकार्बन का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन का नामकरण। तो सर नामकरण में तो यूं है कि हाइड्रोकार्बन के नामकरण से पहले आप कई पद्धतियां है सर, सामान्य पद्धति भी है, व्युत्पन्न पद्धति भी है, रूढ़ पद्धति भी है, आईयूपीएससी पद्धति भी है, लेकिन एक बेसिक पद्धति जो है वो दोस्तों सबको याद रखनी है, ताकि एक बार क्या है कि हाइड्रोकार्बन का अपन बेसिक नाम दे सके। उसके बाद मैं आपको सारी पद्धतियां बताऊंगा, सामान्य है, रूढ़ है, व्युत्पन्न है, वो सारी आईपीएससी है, और आईपीएससी का विस्तार से जो अपने कोर्स में वो सारा बताऊंगा। पहले एक बार हाइड्रोकार्बन के नामकरण के लिए आप दोस्तों सीधा समझ लिया कि एक सूत्र बताता हो। जैसे हाइड्रोकार्बन में एक तो अपन को 2 चीजें निर्धारित करनी पड़ेगी। एक तो पूर्व लग्न का निर्धारण, पूर्व लग्न का निर्धारण करना पड़ेगा, वही उपसर्ग प्रत्यय की तरह, और एक है अनुलग्न जो पीछे लगता है, पीछे लगता है और एक आगे लगेगा। अनुलग्न का निर्धारण और पूर्व लग्न का निर्धारण, ठीक है। फिर उसके बाद सर पूर्व लग्न और अनुलग्न दोनों को जोड़ दो, पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न दोनों को मिलाएंगे तो दोस्तों अपने सामने हाइड्रोकार्बन का नाम आएगा। पहले पढ़ा नहीं सर, कुछ समझ में नहीं आया, अभी आ जाएगा, देखते रहे आप वीडियोस को। पूर्व लग्न यानी पहले लगने वाले, हिंदी में भी सर पहले लगते हैं, क्या कहते हैं उनको? उपसर्ग। तो पूर्व लग्न को आप उपसर्ग के नाम से भी जान सकते हैं हिंदी में, और अनुलग्न यानी पीछे लगते हैं सर, तो इन्हें प्रत्यय के नाम से भी जान सकते हैं। यानी एक उपसर्ग का निर्धारण होगा, एक प्रत्यय का निर्धारण होगा, फिर दोनों को मिलाएंगे तो उस हाइड्रोकार्बन का नाम आ जाएगा। सर ये निर्धारण करते कैसे है? तो अब पूर्व लग्न का निर्धारण तो होता है दोस्तों कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पे, और अनुलग्न का निर्धारण होता है वो बंध की प्रकृति के अनुसार होता है। किस तरह से सर? तो अपन दोनों को देखेंगे पहले। तो पहली हेडिंग रहेगी अपनी दोस्तों पूर्व लग्न का निर्धारण, पूर्व लग्न का निर्धारण। ठीक है सर, बताओ पूर्व लग्न कैसे लगाएंगे? कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर पूर्व लग्न लगेंगे। तो कार्बन परमाणु की संख्या एक तरफ मैं लिखता हूं, अपनी किताब में भी सारणी दे रखी है, आप दोस्तों उससे भी टैली कर सकते हो। कार्बन परमाणु की संख्या, ठीक है, और अपने को उसका पूर्व लग्न क्या लिखना है, पूर्व लग्न क्या लिखना है। इस तरह से आप एक टेबल बनाएंगे और कार्बन परमाणु की संख्या 1 से लेकर अपन 10 तक लिखेंगे। वैसे तो 10 तक पूछते नहीं है, लेकिन आप 10 तक सीख लो, अपने किताब में भी दे रखी है। बाकी 6 से आगे बढ़ता नहीं है बोर्ड को भी, 1, 7, 8, 9 और 10,
और 10 के बाद में पूर्व लग्न बताओ सर। अगर कार्बन परमाणु किसी यौगिक में मान लो एक ही हो तो आपको उसका पूर्व लग्न क्या लगाना, वही से तो सिखा रहे सर मैं, तो वो लगाना है आपको मैथ। क्या लगाना है? मैथ। अगर 2 कार्बन परमाणु हो तो सर एथ, 3 हो तो सर प्रोप, 4 हो तो सर ब्यूट, 5 हो तो पेंट, 6 हो तो हेक्स, 7 हो तो हेप्ट, 8 हो तो ऑक्ट, 9 हो तो नॉन और 10 हो तो डेक। यानी कि ये पूर्व लग्न कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर लगेंगे। आप जो भी कार्बन परमाणु का अपन नाम देंगे उसमें गिनेंगे कि भाई कार्बन कितने, कार्बन मान लो आपको एक ही दिखता है तो मैथ तो क्लियर हो गया कि मैथ ही आएगा आगे। अगर 3 है मान लो तो अपन को प्रोप लगाना है, 4 है तो ब्यूट लगाना है, 10 है तो डेक लगाना है। और मेरी सलाह है दोस्तों कि 6 से आगे बोर्ड बढ़ता नहीं है क्योंकि ज़्यादा लंबी स्ट्रक्चर हो जाती है, तो हेक्स तक तो आपको याद करना ही पड़ेगा डेफिनेटली। उससे आगे 10 तक करो तो और भी बढ़िया है, आगे भी केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ईजी रहेगा। तो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके आधार पे ये हो गया सर, पहला काम तो अपना हो गया कि पूर्व लग्न तो हम लगा देंगे। और कैसे लगाएंगे सर? कार्बन परमाणुओं की संख्या उस यौगिक में गिनेंगे, 4 है तो अपन ब्यूट लगाएंगे, 5 है तो पेंट लगाएंगे, 1 है तो मैथ लगाएंगे, 10 है तो अपन डेक लगाएंगे, 9 है तो नॉन लगाएंगे। इस तरह से ये दोस्तों आपको कंठस्थ करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट टर्म में मैं बताता हूं आपको अनुलग्न कैसे लगाने। अनुलग्न का निर्धारण, अनुलग्न का निर्धारण, जैसे कि वहां कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर करता थे, ये करेंगे बंध की प्रकृति के अनुसार। बंध की प्रकृति के अनुसार ये क्या होता है सर? अभी तो बताया बंध आपको, 3 बंध बताए थे। जैसे एकल बंध है, सारे के सारे क्या है, मान लो कोई यौगिक देखा और उसमें सब एकल बंध है, आपको कोई दूसरा बंध नहीं दिखा, सब एकल बंध दिखे, तो आपको अनुलग्न लगाना है दोस्तों एन। क्या लगाना है? एन। अगर मान लो एक भी द्विबंध दिख गया, फिर भले कितने एकल बंध हो उससे मतलब ही नहीं है, द्विबंध आपको एक दिखते ही आपको जो अनुलग्न लगाना है वो इन लगाना है। क्या लगाना है दोस्तों? इन। और एक त्रिबंध दिख गया, भले ही बाद में कितने एकल बंध हो उससे कोई मतलब ही नहीं है, एक त्रिबंध दिखते ही उसका जो अनुलग्न है वो निर्धारित हो जाएगा दोस्तों, वो होगा आइन। क्या हो जाएगा? आइन। यानी बंध की प्रकृति के अनुसार एकल बंध सभी पाए जाते हैं इस यौगिक में, तो अपन को पीछे एन लगाना है। अगर एक भी द्विबंध है और बाकी सारे एकल बंध भले कितने 10 हो 15 हो उससे कोई मतलब नहीं है, अपने को इन लगाना है। और एक त्रिबंध दिखता है तो दोस्तों अपने को क्या लगाना है? आइन लगाना है। यानी अब सर ये भी हो गया और इसका भी निर्धारण हो गया। अब इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो अपने पास क्या आना चाहिए? हाइड्रोकार्बन का नाम आना चाहिए। अब आता है कि नहीं आता दोस्तों? एक आध उदाहरण लेंगे अपन और उदाहरण से अपन सीख के मैं आपके सामने स्पष्ट कर दूंगा कि इसके नाम कैसे दिए। जैसे आपने एक नॉर्मल सा नाम सुना है सर, जैसे ये CS4 है, जिसे मार्स गैस भी कहते हैं, दलदली गैस भी कहते हैं, और इसको अपन मेथेन बोलते हैं। और मेथेन के अपन सूत्र भी सीखते हैं कि CS4 इसका सूत्र होता है, लेकिन इसका नाम मेथेन कैसे पड़ा, अभी आज जो अपन ने पढ़ा इससे स्पष्ट हो जाएगा कि इसका नाम मेथेन कैसे पड़ा। लिख के बताओ सर। मेथेन को खोल के लिखते हैं तो एक कार्बन और ये इसकी चारों संयोजकता, और चारों किससे पूर्ण हो रही है? हाइड्रोजन से। बहुत बढ़िया सर, शानदार। आगे बढ़ो। अब देखिए दोस्तों, मैंने सबसे पहले कहा था कि पूर्व लग्न, तो पूर्व लग्न तो आपको निर्धारण करना है कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पे। तो सर हमको तो इसमें खाली एक कार्बन दिख रहा है, तो एक कार्बन दिखते ही दोस्तों मैंने अभी बताई थी सारणी, उसमें अपन क्या लगाते हैं? एक कार्बन दिखता है तो मैथ। क्या लगाना है अपने को दोस्तों? मैथ। 2 दिखते हैं तो हेथ, 3 दिखते हैं तो प्रोप, 4 दिखते हैं तो ब्यूट, 5 दिखते हैं तो पेंट। अपन को तो सर यहाँ एक ही दिखा तो मैथ लगा दिया। अब बाकी आप बंद देखिए, ये सारे के सारे बंद किस प्रकार के हैं? तो सब हमको सर इस प्रकार के दिखाई दे रहे, यानी एकल बंदी दिखाई दे रहे। तो एकल बंद दिखाई दे रहे हैं तो मैथ प्लस क्या करूं मैं? किसकी जोड़ करूं? एन की। और संधि आपको करनी आती होगी दोस्तों, मैथ प्लस एन की, एन को जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या नाम हो जाएगा? मेथेन। तो इस तरह से निकल के अपने सामने एक हाइड्रोकार्बन का नाम आया। इसको 2 चीजें निर्धारित करनी पड़ती है, एक तो पूर्व लग्न का निर्धारण,
जो कि अपन कार्बन परमाणु की संख्या से करेंगे, और एक अनुलग्न का निर्धारण जो कि अपन दोस्तों किससे करेंगे, बंध की प्रकृति के अनुसार। एकल बंध है तो एन, द्विबंध है तो इन, और त्रिबंध एक भी है तो उससे आइन। चलिए दोस्तों और कुछ अपन एग्जांपल्स लेते हैं। एक बार आपका ये टॉपिक जो आज मैंने पढ़ाया है कि हाइड्रोकार्बन का नामकरण कैसे करते हैं वो आपके सामने क्लियर हो जाए, तो 2-4 उदाहरण अपन और लेंगे दोस्तों। और आज के सेशन के लिए भी इतना खूब है क्योंकि पहला पार्ट अभी शुरू हुआ है, तो कार्बन की भी रामायण बहुत लंबी चौड़ी है और पार्ट भी थोड़ा बड़ा है, तो अपन 2-3 भागों में पढ़ेंगे, अपने कौन सा इतनी जल्दी है, ठीक है ना। तो आराम से पढ़ेंगे। आज का जो अपन ने पढ़ाया कार्बन की विशेषता परमाणु की, और बर्जीलियस का वही जैव शक्ति सिद्धांत जो माननीय होलर ने किया और यूरिया सबसे पहले प्रयोगशाला में बना। उसके बाद अपन ने दोस्तों देखा हाइड्रोकार्बन, तो वहां पे अनुलग्न और पूर्वलग्न का निर्धारण। एक बार मोटे रूप से आपको किसी का नाम देना आ गया तो उसके बाद में अपनी किताब में खूब पद्धतियां है, सामान्य पद्धति है, रूढ़ पद्धति है, व्युत्पन्न पद्धति है, आईयूपीएससी पद्धति है। ये भी आईयूपीएससी में आता है, लेकिन आईयूपीएससी में और भी विशिष्ट रहेंगे, प्रतिस्थापी भी आएंगे, बहुत सारा इसमें मतलब जो है अभी कुछ शामिल करना बाकी है, लेकिन दोस्तों वो पहले से ही शामिल कर दिया तो फिर समझ में नहीं आएगा। इसलिए एक बार नॉर्मली आपके समझ में आ जाए तो उसके बाद में अपन आईपीएससी पद्धति भी पढ़ेंगे। ये भी आईपीएससी है, लेकिन उसको फिर क्या है कि मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, बहुत सारे समूह लगाने पड़ते हैं, तो क्या उलझ के रह जाते हैं। इसलिए मैं दोस्तों उसी क्रम में आपको पढ़ाऊंगा कि एक बार इससे आप परिचित हो जाए और समझ में आ जाए कि हाइड्रोकार्बन होते क्या है। अब चलिए दोस्तों 1-2 उदाहरण और लेते हैं। जैसे मान लो लेते हैं अपन 2 कार्बन, या भले ही लोगों श्रृंखला 3 ले लो ना, क्या दिक्कत है सर, ले लो 3, संयोजकता पूरी करो इसकी। अब इसकी 1 पूरी हुई है, लेकिन दोस्तों 3 इसकी संयोजकता बाकी है, और सबको किसी से पूरी करनी है, हाइड्रोजन से ही पूरी करनी है, क्योंकि अपन हाइड्रोकार्बन का नाम सीख रहे हैं। इसकी कितनी पूरी हो गई सर, 1 ही है, तो बाकी कितनी है सर, 2। तो 2 जो पूरी करनी है वो किससे करनी है, हाइड्रोजन से। इसके सर कितनी है, वो पूर्ण है, 1 ही पूर्ण है, तो बाकी कितनी रह गई, 3, वो किससे पूरी करेंगे अपन, हाइड्रोजन से। अब ये कौन सा यौगिक है ये मुझे भी मालूम नहीं है ना आपको मालूम है। अभी अब अपना नाम निकल के अपने सामने आ जाएगा, साथ में इसका अणुसूत्र भी अपन लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर इसकी जांच वगैरह भी इसकी श्रेणियों में आएगी, वो आगे देखेंगे अपन। फिलहाल तो इसका नाम दो सर। अब नाम देते हैं तो सबसे पहले मैंने बताया था दोस्तों पूर्व लग्न का निर्धारण। तो पूर्व लग्न का निर्धारण होता है दोस्तों कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पे। अब आप मुझे गिन के बता दो कितने कार्बन परमाणु हुए, तो सर 1, 2 और 3, और 3 होते हैं तो मैथ, एथ और प्रोप, यानी 3 कार्बन है सर, इसलिए प्रोप तो फिक्स हो गया, इसमें तो नो डाउट प्रोप तो आई गई। और उसके बाद सारे बंद देख लो सर, तो सारे बंद देखते हैं तो अपन को एकल बंद ही दिख रहे हैं, तो क्या लगाएंगे एकल बंद दिखने पर एन, यानी इसका दोस्तों नाम होगा हाइड्रोकार्बन का, जो नहीं मालूम था उसको भी पड़ जाएगा प्रोपेन। अभी सर आप कह रहे थे कि अणुसूत्र भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, आप लिखो ना। कार्बन कितने हैं, 3, ये C3, और हाइड्रोजन गिन लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, C3H8, और ये प्रोपेन का सूत्र है, क्या है का अणुसूत्र। इसी तरह सर जैसे एक आध अपन द्विबंध का भी उदाहरण लेते हैं सर, द्विबंध का जैसे उदाहरण लेते हैं तो इसी को जैसे लेते हैं अपन, तो मान लो 4 कार्बन ले लो, भले क्या फर्क पड़ता है, 4 ले लो, और एक कोई भी द्विबंध आपकी इच्छा हो वहां लगा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कार्बन की संयोजकता उतनी रहनी है। कार्बन की संयोजकता सर यहाँ कितनी कम पड़ रही है, 3, तीनों लगा दो हाइड्रोजन, ठीक है सर। यहाँ 1 और 2, 3 तो पूरी हो गई, तो 1 ही कम पड़ रही है, हाइड्रोजन लग गई। यहाँ सर 3 तो पूरी हो गई, इसके ये भी 1 ही कम पड़ रही है, यहाँ 3 कम पड़ रही है, लगा दो सबकी जगह हाइड्रोजन, 2 सर इसका नाम। अब सबसे पहले पूर्व लग्न, तो आपको क्या देखना है दोस्तों, कार्बन देखना है। कार्बन कितने हैं, 4 है, तो 4 देखते ही मैथ, एथ, प्रोप और ब्यूट, यानी ब्यूट निकल के तो अपने पास पूर्व लग्न आ गया। फिर आप दोस्तों देख रहा मैंने कहा एक भी एकल बंध के अलावा कोई बंध है क्या, है सर द्विबंध, और द्विबंध आते ही कौन सा अपने अनुलग्न लगेगा, इन, तो ये लग गया इन, तो ब्यूट प्लस इन क्या होता है दोस्तों, ब्यूटीन, ये अपने सामने नाम निकल के आ गया। चाहे तो इसका अणुसूत्र भी आप लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, कार्बन कितने हैं 4, तो C4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 क्या होगी इसकी हाइड्रोजन की संख्या, तो C4H8, ये ब्यूटीन का क्या हो गया अणुसूत्र। एक दोस्तों त्रिबंध का भी उदाहरण देख ले ताकि आपको क्लियर हो जाए स्थिति कि किस प्रकार से आप कार्बन परमाणु की संख्या 1 बढ़ा देते, ताकि और भी भ्रम दूर हो जाए कि साथ
ज्यादा होने पर भी ऐसे होता है क्या? बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब आप कहीं भी एक त्रिबंध, ऐसा जरूरी नहीं कि यहीं लगाओ, कहीं भी आप लगा दो उससे कोई फर्क नहीं। यहाँ लगाओगे तो यहाँ कार्बन की संयोजकता कम हो जाएगी, यहाँ लगाओगे तो यहाँ कार्बन की पूरी हो जाएगी, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपकी चलो अब की बार लगा देते हैं अपन पीछे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, भले आगे लगा के देख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ सर देखो कितनी कम है 3, यहाँ 1 और 1 2 तो पूरी हो गई तो फिर 2 रहेगी, यहाँ सर 2 पूरी हो गई तो कितनी रहेगी 2, और यहाँ देखो आप दोस्तों 1 तो ये 3 ये तो इसके तो कंप्लीट है सर, कोई हाइड्रोजन लग ही नहीं सकती। और इसके देखो 3 तो पूरी हो गई तो फिर कितनी हाइड्रोजन लगेगी? 1 ही लगेगी। यानी कार्बन की संयोजकता 4 है, उसको अपन को वैलेंसी को दोस्तों क्या करना है? पूरा करना है। ठीक है सर, कर दिया। सबके आगे H लगा दो, क्योंकि दूसरे के साथ दोस्ती करानी नहीं अपने, तो हाइड्रोजन के साथ ही दोस्ती होगी तभी हाइड्रोकार्बन बनेंगे। हो गया सर। अब देखो इसका नाम दो, पहले सबसे पहले कार्बन परमाणु आप गिनो सर, 1 2 3 4 5 होते ही पेंट होगा दोस्तों। क्या होगा? पेंट। मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट और पेंट। लेकिन सर अब अनुलग्न के लिए आपको दिख गया एक त्रिबंध, और मैंने कहा था कि एकल बंध के अलावा कोई भी बंध दिखता है तो उसके ऊपर गौर करना है। तो सर त्रिबंध दिखते तो अपन क्या लगाते थे? आइन, जो कि अनुलग्न के निर्धारण में सीखा था। यानी दोस्तों इसका नाम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? पेंटाइन। क्या होगा दोस्तों? पेंटाइन। अणुसूत्र चाहे तो लिख सकते हो उसका। कितने सर कार्बन? 5 C5, और हाइड्रोजन गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 C5H8। और दूसरी बात सर ये हो गया त्रिबंध वाला भी एक उदाहरण। तो ये दोस्तों आज के सेशन में था हाइड्रोकार्बन का नामकरण, किस तरह से पूर्व लग्न और अनुलग्न का निर्धारण करके अपन हाइड्रोकार्बन के नाम देख सकते हैं। एकल बंध का, द्विबंध का और त्रिबंध का, तीनों का उदाहरण दिया। और दो दोस्तों जो सारणी है वो तो आपको याद करनी है, मैथ से लेकर डेक तक, और सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे। फिर ये सूत्र जो बने हैं इनकी जांच भी होगी, इनकी एक अलग अलग श्रेणियां भी है, एकल बंध के आधार पर, द्विबंध के आधार पर और त्रिबंध के आधार पर। थोड़ा सा मैं बताऊंगा, उसके बाद सेशन को समाप्त करेंगे। अगर एकल बंध वाली श्रेणी है तो उसे एल्काइन श्रेणी कहते हैं, और इसका भी एक सूत्र होता है जिससे इसकी जांच भी कर सकते हैं। डबल बॉन्ड वाले अगर कोई श्रेणी है तो उसको कहते हैं एल्किन श्रेणी कहते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड वाली श्रेणी को दोस्तों कहते हैं एल्किन के बाद एल्काइन श्रेणी कहते हैं। और इनके बकायदा तीनों के सामान्य सूत्र भी होते हैं, और बोर्ड भी कई बार पूछते हैं जिनसे इनकी जांच भी कर सकते हैं कि क्या ये प्रोपेन का सूत्र सही है, क्या ये ब्यूटेन का सूत्र सही है, क्या ये पेंटाइन का सूत्र सही है। तो कल के सेशन में दोस्तों अपन देखेंगे ये श्रेणियां एल्किन और एल्काइन। आज के सेशन में इतना दोस्तों खूब है, नहीं तो आप भी नया टॉपिक है और हो सकता है बोर भी हो जाए, तो इसको वॉच करके अच्छी तरह समझने की कोशिश करना, ताकि आगे जो कार्बन की और भी इसकी बातें हैं वो आसानी से समझ में आ सके। मैं अपेक्षा करता हूँ कि सेशन आपको अच्छा लगे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करें और मोटिवेट करें मुझे को, और नेक्स्ट अपने दोस्तों को शेयर करने का मैं फिर आग्रह करता आपको। लॉकडाउन दोस्तों कब तक चलेगा क्या मालूम, आप मेरे से जुड़ जाइए एक बार, और अपनी 10वीं क्लास की जो तैयारी है घर बैठे आराम से आप करते रहिए, रोज के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इसी आशा के साथ बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, थैंक्स।